अंधेरे बंद कमरे। उपन्यास भाग 1। रचनाकार हैं मोहन राकेश जी। 9 साल में चेहरे काफ़ी बदल जाते हैं और कोई कोई चेहरा तो इतना बदल जाता है कि पहले के चेहरे के साथ उसकी कोई समानता ही नहीं रहती। मैं 9 साल के बाद दिल्ली आया तो मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे लिए यह एक बिल्कुल नया और अपरिचित शहर हो। जिन लोगों के साथ कभी मेरा रोज का उठना बैठना था, उनमें से कई एक तो अब बिल्कुल ही नहीं पहचाने जाते थे। उनके नए नक्श वैसे ही थे, मगर उनके चेहरे के आसपास की हवा बिल्कुल और हो गई थी। हम लोग कभी आमने सामने पड़ जाते तो हल्की सी हलो हलो के बाद एक दूसरे के पास से निकल जाते, और हलो कहने में भी केवल होंठ ही हिलते थे, शब्द बाहर नहीं आते थे। कई बार मुझे लगता कि शायद मेरे चेहरे की हवा भी इस बीच इतनी बदल गई है कि परिचय का सूत्र फिर से जोड़ने में दूसरे को भी मेरी तरह ही कठिनाई का अनुभव होता है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो काफ़ी खुलकर मिले और जिनसे काफ़ी खुलकर बातें हुई, मगर उनके पास बैठकर भी मुझे महसूस होता रहा कि हम लोगों के बीच कहीं एक लकीर है, बहुत पतली सी लकीर, जिसे हम चाहकर भी पार नहीं कर पाते और इसके इधर उधर से हाथ बढ़ाकर ही आपस में मिलते हैं। कहाँ क्या बदल गया है ये ठीक से मेरी समझ में नहीं आता था, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे थे कि उनके चेहरे मोहरे में ज़रा भी फर्क नहीं आया था। मेरे बाल कनपटियों के पास से सफ़ेद होने लगे थे, मगर उनके बाल अब भी उतने ही काले थे जितने 9 साल पहले। यहाँ तक कि कभी कभी मुझे शक होता था कि वे सिर पर खजाब तो नहीं लगाते, मगर उनके गालों की चमक भी वैसी ही थी और उनके ठहाकों की आवाज़ें भी उसी तरह गूंजती थी। इसलिए मुझे मजबूरन सोचना पड़ता था कि खिजाब वाली बात भी गलत ही होनी चाहिए। फिर भी कई क्षण ऐसे आते थे जब वे परिचित चेहरे मुझे ही अपरिचित और बेगाने प्रतीत होते थे। हरबंस को 9 साल के बाद मैंने पहली बार देखा। उसका चेहरा मुझे और चेहरों के बनस्पत कहीं ज़्यादा बदला हुआ लगा। उसके गालों का मांस कुछ थलथला गया था, जिससे वह अपनी उम्र से काफ़ी बड़ा लगने लगा था। उसे देखते ही पहला विचार मेरे दिमाग में ये आया कि क्या मैं भी अब उतना ही बड़ा लगने लगा हूँ। उसके सिर के बाल काफ़ी उड़ गए थे, जिससे उसे देखते ही सिल्वी ग्रीन के विज्ञापन की याद हो आती थी। मैं उस समय सिंधिया हाउस के स्टॉप पर बस से उतरा था और कॉफ़ी की एक प्याली पीने के इरादे से कॉफ़ी हाउस की तरफ जा रहा था। तभी पीछे से अपना नाम सुनकर मैं चौंक गया। पीछे मुड़कर देखते ही हरबंस पर नज़र पड़ी तो मैं और भी चौंक गया। मुझे ज़रा भी आशा नहीं थी कि इस बार दिल्ली में उससे मुलाकात होगी। 9 साल पहले जब मैं यहाँ से गया था, तब से मेरे लिए वह विदेश में ही था। मैं सोचता था कि मेरे एक और दोस्त की तरह, जिसने पोलैंड की एक विधवा से शादी करके वहीं घर बसा लिया है, वह भी शायद बाहर ही कहीं बस बसा गया होगा। जाने से पहले वह कहता भी यही था कि अब वह लौटकर इस देश में कभी नहीं आएगा। हरबंस, तुम? मैं ठिठक कर उसके लंबे डील-डोल को देखता रह गया। वह हाथों में 2-1 पैकेट संभाले बहुत उतावली में मेरी तरफ आ रहा था। उसकी चाल में वही पुरानी लचक थी, जिससे मुझे उसका बदला हुआ चेहरा भी उस समय बदला हुआ नहीं लगा। मैंने अपने हाथ उसकी तरफ बढ़ाया तो उसने मेरा हाथ नहीं पकड़ा। अपनी पैकेट वाली बाह मेरे कंधे पर रखकर मुझे अपने साथ सटा लिया। अरे तुम यहाँ कैसे मधुसूदन? उसने कहा। मैंने तो सोचा था कि तुम अब बिल्कुल अखबार नवीसी हो गए हो और दिल्ली में तुम्हारा बिल्कुल आना जाना नहीं होता। 3 साल में आज मैं पहली बार तुम्हें यहाँ देख रहा हूँ। हम लोग जनपद के चौराहे पर खड़े थे और मैं बत्ती का रंग बदलने की राह देख रहा था। बत्ती का रंग बदलते ही मैंने उसकी बाह पर हाथ रखकर कहा, आओ पहले सड़क पार कर लें। मेरा ये सुझाव उसे अच्छा नहीं लगा, मगर उसने चुपचाप मेरे साथ सड़क पार कर ली। सड़क पार करते ही वह रुक गया, जैसे कि अपनी सीमा से बहुत आगे चला आया हो। मैं एक तरह से 9 साल के बाद यहाँ आया हूँ, मैंने कहा। बीच में 2-4 बार एक दिन के लिए आया था, मगर वह आना तो न आने के बराबर ही था। मगर मुझे लगा कि उसने मेरी बात की तरफ ध्यान नहीं दिया। उसकी आंखें मेरे कंधों के ऊपर से सड़क के पार किसी चीज़ को खोज रही थी। तुम बाहर से कब आए हो? मैंने पूछा। मैंने तो सोचा था कि तुम अब बाकी ज़िंदगी लंदन या पेरिस में ही कहीं काट दोगे। जाने से पहले तुम्हारा इरादा भी यही था।
ये कहते हुए मुझे सहसा नीलिमा के नाम लिखे उसके पत्रों की याद हो आई और मेरा मन एक विचित्र उत्सुकता से भर गया। मुझे आए 3 साल हो गए। वह उसी तरह मोटरों और बसों की भीड़ में कुछ खोजता हुआ बोला, बल्कि अब यह 4था साल चल रहा है। मुझे किसी ने बताया था कि तुम लखनऊ के किसी दैनिक में हो। दैनिक का नाम भी उसने बताया था। मैंने एक आध बार सोचा कि मैं तुम्हें चिट्ठी लिखूं, मगर ऐसे ही आलस में बात रह गई। तुम जानते हो चिट्ठियां लिखने के मामले में मैं कितना आलसी हूं। मुझे फिर उन दिनों की याद हो आई जब वह अभी बाहर गया ही था। उन दिनों भी क्या वह चिट्ठियां लिखने के बारे में ऐसी बात कह सकता था? मेरे होठों पर मुस्कुराहट की एक हल्की सी लकीर आ गई और मैंने कहा, हो सकता है, मगर इसमें सिर्फ नीलिमा की बात तुम्हें छोड़ देनी चाहिए। वह इससे थोड़ा सकपका गया। सहसा उसके हाथ इस तरह हिले जैसे अपनी खोई हुई चीज उसे भीड़ में नजर आ गई हो, मगर दूसरे ही क्षण उसके कंधे ढीले हो गए और उसके चेहरे पर निराशा की लहरें खिंच गई। तुम किसी को ढूंढ रहे हो? मैंने पूछा। नहीं, देख रहा हूं कि कोई स्कूटर मिल जाए तो तुम्हें अपने घर ले चलूं। उसका ये सोच लेना कि मुझे साथ घर ले जाने के लिए उसका मुझसे पूछना ज़रूरी नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने तुरंत ही मन में निश्चय कर लिया कि मैं उसके साथ नहीं जाऊंगा। आज हमारे यहाँ कुछ लोग खाने पर आ रहे हैं, इसलिए मेरा जल्दी घर पहुँचना ज़रूरी है, वह बोला। नीलिमा तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। अभी 8 ही 10 दिन हुए जब हम लोग तुम्हारी बात कर रहे थे। मैं उसे कह रहा था कि जीवन भार्गव की तरह ये आदमी भी जिंदगी के दलदल में फंसकर रह गया। घर चलो तो वहाँ तुम्हें एक नया व्यक्ति भी मिलेगा जिससे मिलकर तुम्हें खुशी होगी। नया व्यक्ति? हमारा लड़का अरुण। वह अब 3 साल का होने जा रहा है। एक बार तुम्हें पहचान लेगा तो फिर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। आओ, उधर स्कूटर स्टैंड पर चलते हैं। यहाँ पर खड़े खड़े कोई स्कूटर नहीं मिलेगा। मैं इस समय तुम्हारे साथ नहीं चल सकूंगा, मैंने कहा। फिर किसी दिन चलूंगा, या तुम मुझे घर का पता बता दो, मैं अपने आप किसी दिन पहुंच जाऊंगा। तुम्हारे यहाँ आने में मुझे कोई तकल्लुफ़ तो है नहीं। और ये कहते हुए मुझे उलझन हुई कि मेरी ये बात भी तकल्लुफ़ नहीं तो और क्या है। फिर किसी दिन खाओगे? वह थोड़ा खिंच गया। कल परसों जाकर लखनऊ से चिट्ठी लिख दोगे कि मुझे अफसोस है कि मैं तुमसे मिलने नहीं आ सका, और हो सकता है कि चिट्ठी भी ना लिखो। नहीं, अब इस तरह का मौका नहीं आ सकता, मैंने कहा। मैं लखनऊ छोड़कर दिल्ली में ही आ गया हूँ। क्या? आश्चर्य से उसके हाथ का पैकेट गिरने को हो गया, जिसे उसने किसी तरह संभाल लिया। तुम लखनऊ से नौकरी छोड़ आए हो? हाँ। कब से? वहाँ से रिलीव हुए मुझे 10 दिन हो गए। पिछले मंगल से मैंने यहाँ न्यू हेरल्ड में ज्वाइन कर लिया है। अब दूसरा मंगल है। सच? हाँ, सच नहीं तो क्या। ये सुनकर नीलिमा तो बहुत ही खुश होगी। उसने दोनों पैकेट एक हाथ में लेकर दूसरे हाथ से मेरी बाह को पकड़ लिया। इस वक्त तो तुम्हें हर हालत में मेरे साथ चलना ही है। नीलिमा को पता चलेगा कि तुम दिल्ली में हो और फिर भी मेरे साथ घर नहीं आए तो वह कितना बुरा मानेगी। आओ चलो। नहीं, इस वक्त मैं सचमुच नहीं चल सकूंगा, मैंने अपनी बाँ उसके हाथ से छुड़ाते हुए कहा। अभी मैं बस से उतरा ही हूँ और पहले कॉफ़ी की एक प्याली पीना चाहता हूँ, और कॉफ़ी हाउस में मैंने किसी से मिलने के लिए भी कह रखा है। ऐसा कौन आदमी है जिससे मिलना इतना ज़रूरी है? है एक आदमी, मैंने कहा। तुम उसे नहीं जानते। मुझे अपने पर गुस्सा आया कि मैंने फट से किसी का भी नाम क्यों नहीं ले दिया। झूठ बोलते वक्त जाने ज़बान कुछ अकड़ क्यों जाती है। इससे झूठ बोलने का सारा मज़ा किरकिरा हो जाता है और दूसरे को भी फ़ौरन पता चल जाता है कि बात झूठ कही गई है। तो चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, वह बोला। कॉफ़ी की एक प्याली पी लो और उस आदमी को जिस किसी तरह टाल दो। घर तुम्हें मैं अपने साथ लेकर ही जाऊँगा। मैं अपना हट दिखा चुका था और किसी से मिलने की बात थी ही नहीं, इसलिए मेरा मन हुआ कि अब मैं सीधा उसके साथ चला जाऊं। मगर अपनी बात मुझे रखनी थी, इसलिए मैंने कहा, अच्छा आओ वहाँ चलकर देख लेते हैं। उससे 6 बजे मिलने की बात थी, वह नहीं मिला तो मैं तुम्हारे साथ चला चलूँगा। अपनी तरफ से तो मैं उसके सामने सच्चा रहूँगा कि मैं वक्त पर पहुँच गया था। हरबंस और उसके सारे साहित्य और कला संबंधी ज्ञान की बात मैं मुंबई में ही भूल आया था। दिल्ली आकर मैं अपने मित्र अरविंद के पास ठहरा था, जो उन दिनों एक हिंदी दैनिक में
सहायक संपादक के रूप में काम कर रहा था। अरविंद कस्बाबपुरा में अपने प्रेस के एक दफ्तरी के साथ रहता था। दफ्तरी, जिसे वहाँ सब लोग ठाकुर साहब कहकर बुलाते थे। कस्बाबपुरा के उस मुसलमान मोहल्ले में एक टूटे फूटे घर में नीचे की 2 कोठरियों पर कब्जा किए हुए था, जिनमें से आगे की कोठरी में अरविंद रहता था और पीछे की कोठरी में वह स्वयं अपनी पत्नी और 7-8 साल की लड़की के साथ रहता था। अरविंद खाना भी उसके यहाँ से ही खाता था और उसे कुल मिलाकर 75 रुपये महीने देता था। मेरे आने पर 25 रुपये महीना और देकर उसने मेरे खाने की व्यवस्था भी साथ ही कर दी। दफ्तरी की पत्नी, जिसे हम कभी ठकुराइन और कभी भाभी कहकर बुलाते थे, बहुत स्नेह और चाव से हमें खिलाती थी। कभी कभी तो मुझे लगता था कि वह अपने ठाकुर साहब को उतना अच्छा खाना नहीं देती जितना अच्छा हमें देती है। अरविंद की जब दिन की ड्यूटी होती थी तो वह दोपहर का खाना साथ दफ्तर ले जाता था, और रात की ड्यूटी होती थी तो ठकुराइन 12-1 बजे आने पर भी उसे खाना गर्म करके ही खिलाती थी। खाना खाते समय अरविंद ठकुराइन से कुछ न कुछ चुगल करता रहता था। ठकुराइन, तरमाल तो तुम सब ठाकुर साहब को दे देती हो, हमारे आगे तो जो रूखा सूखा बच जाता है वही रख देती हो, वह कहता। अभी तुम तरमाल के लायक हो कहाँ लाला? ठकुराइन हंसकर कहती, अभी तो तुम बच्चे हो, तरमाल खाओगे तो बिगड़ नहीं जाओगे। तुम तो ठकुराइन सारी उम्र हमें बच्चा ही बनाए रखोगे, अरविंद कहता। आखिर हमें किसी तरह बड़े भी तो होना है, हमें कभी तो कुछ खिलाया करो। जब खाने लायक हो जाओगे तो मांग कर नहीं खाओगे। ठकुराइन हंसती रहती, पतीली में से निकाल कर खा जाया करोगे। जिस दिन इतनी हिम्मत आ जाएगी उस दिन ठकुराइन को नहीं पूछोगे, जहां पतीली देखोगे वहीं मुंह मारने लगोगे। कहते कहते ठकुराइन को न जाने क्या लगता कि वह सिर पर कपड़ा ठीक कर लेती, अपनी मैली धोती के सुराख भी वह जिस किसी तरह ढक लेती। इस तरह कहीं मुंह मारोगे तो जूती नहीं खाएंगे, अरविंद कहता। पकड़े जाओगे तो जूती खाओगे, मगर जो जूती से डरता हो उसे तरमाल की बात नहीं करनी चाहिए। क्यों छोटे लाला? मैं हूँ हाँ में उत्तर देकर कंबल ओढ़ लेता। ठकुराइन फिर कहती, हमारे छोटे लाला तो बिल्कुल साधु संत आदमी हैं, इन्हें तो रूखा सूखा भी ना मिले तो भी इनका पेट भरा रहता है। मेरा तो ख्याल है इन्हें भूख लगती ही नहीं। अरविंद मेरी चिकुटी काट देता। क्यों बे, बोलता क्यों नहीं? ठकुराइन ठीक कहती है, मैं कंबल उतार कर कहता। क्या ठीक कहती है? कि मुझे भूख नहीं लगती। आज सुबह गोभी की सब्जी इतनी अच्छी बनी थी, फिर भी मुझसे सिर्फ 2 ही रोटी खाई गई। धत तेरे की। अरविंद मेरे बालों में उंगलियां उलझाकर मेरे सिर को अच्छी तरह मल देता। तुझे गोभी के सिवा कुछ सूझता भी है? मैं चुप रहता, क्योंकि मुझे उस समय ये सूझ रहा होता कि कहीं साथ की कोठरी में ठाकुर साहब के खराटे सहसा बंद ना हो जाए और मुंह से कुछ कहते ना कहते मुंह का जायका ही ना बदल जाए। ठकुराइन सिर पर कपड़ा फिर ठीक करती और आंखों ही आंखों में मुस्कुराती हुई कहती, ये देखने में जितने सीधे लगते हैं असल में उतने सीधे हैं नहीं। दुनिया भर के सब माल खाए हुए हैं, बम्बई रहकर आए हैं, यहाँ तो सुना है कि भांत भांत के पदार्थ मिलते हैं। अरविंद एक हाथ से कोर मुंह में डालता और दूसरे हाथ से फिर मुझे थोड़ा गुदगुदा देता और कहता, ठकुराइन हमारी न सही, कभी तुम इसकी ही कुछ खातिर करो। ये भी क्या कहेगा कि हाँ, बम्बई के बाद दिल्ली में भी कुछ दिन रहे थे। इनसे कहो ये कहें अपने मुंह से, बस एक बार कह दे तो देखो ठकुराइन इनकी खातिरदारी के लिए क्या क्या नहीं करती। रोज़ कहें तो रोज़ उन्हें घी की पूरी बनाकर खिलाऊं। क्यों बे? अरविंद अपने झूठे गिलास में हाथ धोकर मुंह पर फेरता हुआ कहता, एक बार कह क्यों नहीं देता? तेरे बहाने हमें भी कभी घी की पूरी मिल जाएंगी। भाभी को तुम ऐसी वैसी मत समझना, इसका दिल गुर्दा बहुत बड़ा है। किससे कह रहे हो लाला? ठकुराइन उसके झूठे बर्तन उठाकर चल देती। बेचारे संत महात्मा के पेट में क्यों चूहे दौड़ाते हो? अभी तो इन्हें तुम नौकरी की बात सोचने दो। नौकरी हो जाएगी तो दुनिया भर के तरमाल भी अपने आप उड़ाने को मिल जाएंगे। अभी इन्हें तुम रूखे सूखे पर ही रहने दो। ठकुराइन जाकर अपनी कोठरी का किवाड़ बंद कर लेती तो अरविंद कंबल ओढ़कर लंबा होता हुआ धीरे से कहता, ठकुराइन है रंगीन मिजाज, है कि नहीं? हाँ है, मैं कूड़े हुए स्वर में कहता। अब मुझे सोने दो। अच्छा बताओ तुम क्या सोच रहे हो? अरविंद करवट बदलकर मेरे ऊपर को झुकाता। नौकरी की बात सोच रहा हूँ। धत, वह मेरी जांघ को हाथ से मसल देता, जैसे नौकरी की बात सोचने का यही वक्त है।
तुम्हें पता होना चाहिए कि बेकार आदमी हर वक्त एक ही बात सोचता है। अच्छा यार, एक बात बताओ। उसका स्वर बहुत धीमा और रहस्यपूर्ण हो जाता। अगर ठुकराइन को थोड़ा और टटोला जाए तो तुम्हारा क्या ख्याल है, इसे पटाया जा सकता है? मैं उसे गुस्से में परे धकेल देता। अब तुम सो जाओ और मुझे भी सोने दो। मैं तो समझता हूं कि बस दाना डालने की बात है। वे सीधा पड़ा पड़ा कहता, अगर ठीक से दाना डाला जाए तो ऐसी कोई बात नहीं कि ठुकराइन मान ना जाए। मुझे नींद आ रही है, इसलिए कम से कम मुझे तो सोने दो, कहकर मैं करवट बदल लेता। लानत है ऐसी नींद पर। अरविंद भी निराश होकर करवट बदल लेता। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बूढ़े आदमी हो। और बहुत जल्दी ही उस कंबल से खर्राटे भरने की आवाज़ सुनाई देने लगती। मैं देर तक जागता हुआ आने वाले कल की बात सोचता रहता। उन दिनों एक एक दिन मैं बहुत जुगत ब्योत से काट रहा था। मासिक इरावती के दफ्तर में 150-200 की नौकरी मिलने की आशा थी, मगर संपादक महोदय हर रोज़ चाय कॉफ़ी पिलाकर विदा कर देते थे और निश्चित बात का कुछ पता नहीं देते थे। शायद उन्होंने मेरी तरह किसी और को भी लटका रखा था और अपने मन में तय नहीं कर पा रहे थे कि किसे रखें और किसे मना करें। मेरी कुछ एक कविता उस पत्रिका में प्रकाशित हो चुकी थी, इसलिए वे बात बहुत मुलायम ढंग से करते थे। जितनी देर मैं उनके पास की कुर्सी पर बैठा उनसे बात करता रहता, उतनी देर मुझे यही लगता कि कल नहीं तो परसों से वह नौकरी मुझे ज़रूर मिल जाएगी। मगर उनके दफ्तर की सीढ़ियाँ उतरते ही मन पर निराशा का भूत सवार हो जाता। बम्बई से आते समय जो 125 रुपये जेब में थे वे अब समाप्त होने को थे और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि जब जेब बिल्कुल खाली हो जाएगी तो एक दिन भी किस तरह काटूंगा। इसलिए ठकुराइन के साथ अरविंद की चुहल से कभी कभी मेरा मन बहुत झुंझला उठता था। नफ्स की भूख से पेट की भूख बड़ी होती है, ये सूत्र उन दिनों मुझे बहुत सार्थक प्रतीत होता था। मुझे गुस्सा आता था कि इतने बड़े सूत्र का अर्थ अरविंद की समझ में क्यों नहीं आता। कोठरी में रात को चूहे बहुत शोर मचाते थे। कभी कोई चूहा पैरों की तरफ चींची करता और फिर कंबल के ऊपर से गुजरकर सिर की तरफ आ जाता। अरविंद बिल्कुल निश्चिंत और बेखटके खर्राटे भरता रहता। साथ के कमरे में कोई कटोरी गिरकर छनछना उठती या ठाकुर साहब की चारपाई चरमराने लगती। मुझे वहां लेटे लेटे कई बार बहुत घुटन महसूस होने लगती थी। मैं कंबल से सिर निकालकर लंबी लंबी सांसें लेने लगता, क्योंकि मुझे अपना दम रुकता सा प्रतीत होता था। अरविंद और ठुकराइन के सारे मजाक चूहों के ची ची के साथ मिलकर मेरे दिमाग की नसों को कुतरते रहते थे। मैं सोचता था, क्या ठकुराइन सचमुच वही चाहती है जो अरविंद समझता है कि वह चाहती है? क्या अरविंद के मन में सचमुच ठकुराइन को उस रूप में पाने की कामना जागती है? ठकुराइन का झाइयों से लदा हुआ चेहरा और ढीला पड़ा हुआ शरीर क्या सचमुच उसके मन में इस तरह की कामना जगा देते हैं? और ठाकुर साहब के होते हुए ठकुराइन के मन में ऐसी कामना क्यों उठती है? तो क्या? और ये सब सोचते हुए मेरे शरीर में एक झुरझुरी सी भर जाती। मुझे अपने गांव का वह पोखर याद आ जाता जिसकी कीचड़ मिले पानी में सूअर मुंह मारते रहते थे और मैं उन्हें पत्थर मार मार कर भगाया करता था, मगर मेरे मारे हुए पत्थरों का उन पर उल्टा ही असर होता था। वे पोखर में उतरकर अपने को और भी कीचड़ में लथपथ कर लेते थे। जब मैं चाहा करता था कि वह पोखर किसी तरह सूख जाए जिससे सूअरों का उसमें उतरकर अपने को कीचड़ में लथपथ करना बंद हो जाए। गर्मी के दिनों में मैं रोज देखता था कि पोखर कितना सूख गया है। कई बार ये देखने के लिए भी मैं तेज धूप में भी वहां चला जाता था, मगर पोखर अभी 1/4 भी नहीं सूख पाता कि फिर बारिश हो जाती थी और पोखर फिर उसी तरह लबालब भर जाता था। पोखर में उतरते हुए सूअर अपनी थुथनियां उठाकर मेरी तरफ मुंह चिढ़ाने लगते थे और मैं अपनी बेबसी से खिंचकर उन्हें और पत्थर मारने लगता था। घर लौटने तक मेरे सब कपड़े कीचड़ से लथपथ होते और दहलीज के अंदर दाखिल होते ही मुझे ताई की डांट सुननी पड़ती थी। तू नहीं मानेगा कीचड़ से खेले बिना, गत्थू। गधे का ये रूपांतर उन्होंने मधु के वचन पर रखा था। इतनी बार मार खाई फिर भी तेरा वही हाल है। सुअरों के बीच एक सुअर तू भी है। और मैं थप्पड़ खाने से पहले ही थप्पड़ के डर से रोना शुरू कर देता था। कभी कभी रात की खामोशी में एक आवाज़ कोठरी की घुटन को कुछ कम कर देती थी। घर पर ऊपरी मंजिल पर बूढ़ा इबादत अली कभी कभी आधी रात को सितार बजाने लगता था। इबादत अली उस घर का मालिक था, मगर वह वहाँ किराएदारों से बदतर हालत में रहता था। जब पाकिस्तान बना था तो वह भी और कई लोगों की तरह अपना घर छोड़कर लाहौर चला गया था।
शायद अपनी लड़की खुर्शीद की वजह से, कि हो सकता है अब हिंदुस्तान में रहकर वह उसकी ठीक से हिफाजत ना कर सके। इबादत अली की बीवी 1 वर्ष पहले गुजर चुकी थी और खुर्शीद के अलावा उसके जो एक लड़का हुआ था वह भी 4 साल का होने से पहले ही चल बसा था। विभाजन से पहले वह खुद खुर्शीद के साथ घर के उस हिस्से में रहता था जो अब ठकुराइन के पास था, और बाकी हिस्सों में मुसलमान किराएदार रहते थे। वह घर उसके परदादा का या लक्कड़ दादा को मुगल दरबार से बख्शीश में मिला था और तब से वे लोग उसी घर में रहते आ रहे थे। सितार बजाना उनका खानदानी पेशा था। इबादत अली के पास वह तमगा भी सुरक्षित था जो उसके पूर्वज इम्तियाज अली को शहंशाह जहांगीर ने अपने हाथों से दिया था। सितंबर सन 47 के दंगों में जब घर के सब किराएदार घर खाली करके चले गए तो आसपास के लोगों के विश्वास दिलाने पर भी जब तक वे वहां हैं कोई उनका बाल बांका नहीं कर सकता, वह निश्चिंत नहीं हो सका था और एक शाम चुपचाप घर छोड़कर अपनी लड़की के साथ वहां से चला गया था। इस बीच पाकिस्तान से आए हुए हिंदू शरणार्थियों ने उसके घर पर कब्जा कर लिया। 3 महीने लाहौर में रहकर जब उसका दिल वहां किसी तरह नहीं लगा तो वह जिस तरह एक शाम गया था उसी तरह एक शाम अपनी लड़की को लिए हुए दिल्ली लौट आया। आते हुए उसने शायद ये भी नहीं सोचा था कि उसके अपने घर में ही उसके लिए जगह खाली नहीं होगी। यहाँ आकर जब उसने देखा कि उसके अपने घर में आए हुए मेहमान अब उस घर के मालिक बने हुए हैं तो उसे बहुत नागवार गुजरा और तभी से उसे दिल के दौरे पड़ने लगे। वह कुछ दिन पीछे की गली में मजीद कस्साब के यहाँ रहा। बाद में कस्टोडियन को अर्जियां दे देकर उसने किसी तरह घर का ऊपर का हिस्सा खाली करा लिया और अपनी लड़की के साथ वहां चला आया। घर के हिंदू किराएदार उससे यूं भी खार खाते थे और मुसलमान कछुआ पानी पीने में उनका धर्म भी जाता था, इसलिए वे उसे या उसकी लड़की को आंगन के पंप से पानी नहीं भरने देते। बूढ़ा इबादत अली तो इस सब पर सब्र कर जाता था, मगर उसकी लड़की को ये बर्दाश्त नहीं था। वह कई बार जानबूझकर ऊपर के पंप को छोड़कर नीचे के पंप से पानी भरने चली आती थी, जिससे सारे घर में कोहराम मच जाता था। खुर्शीद की उम्र मुश्किल से 15 या 16 साल की थी, मगर उसका शरीर इतनी जल्दी निखर आया था कि वह देखने में 19-20 से कम नहीं लगती थी। वह तंग मोरी का पाजामा और लहरिया दुपट्टे के साथ आधी बाहों की कमीज पहने गर्दन तान कर घर में चलती थी और अपनी हर अदा से ये जाहिर कर देना चाहती थी कि वह उस घर की मालकिन है। ठकुराइन, गोपाल की माँ और घर की दूसरी लड़कियां और स्त्रियां उससे बहुत जलती थी। दोपहर को जब वे ड्योढ़ी में बैठकर चावल छांट रही होती या मसाला कूट रही होती तो वह आकर चुपचाप ड्योढ़ी की चौखट पर खड़ी हो जाती और मूंगफली छीलकर उसके छिलके इधर उधर फेंकती हुई कोई गीत गुनगुनाने लगती। कस्टोडियन का फैसला था कि उस घर के किराएदार किराया इबादत अली को ही देंगे, इसलिए हर पहली तारीख को कॉपी पेंसिल लिए हुए वह एक एक के कमरे में जाकर कुर्की का वारंट लेकर आए सिपाही की तरह कहती थी, बराए मेहरबानी किराया अदा कर दीजिए। स्त्रियां इस बात पर झींकती थी कि उनके आदमियों को अभी तनख्वाह तो मिली नहीं और वह किराया लेने पहले ही आ पहुंची है। जब वे विरोध में कुछ भी कहती तो खुर्शीद चुपचाप बाहों के तिकोने बनाए खड़ी रहती। अब सुनकर अंत में फिर यही कह देती, आज पहली तारीख है, आप किराया दे दीजिए। उससे किराए के लिए मोहलत मांगी जाए ये उसे अच्छा लगता था और वह सबको 2-2, 3-3 दिन की मोहलत दे भी देती थी, मगर अगली पहली को फिर उसी तरह कॉपी पेंसिल लिए वह सबके सिर पर आ सवार होती थी। माई जी, आज पहली तारीख है, किराया दे दीजिए। ठकुराइन और गोपाल की माँ उसके माई जी कहकर बुलाने से भी चिढ़ती थी। गोपाल की माँ कहती थी, मरी की आंख में जरा भी लाज लिहाज नहीं, जाने इसे कहाँ का जवानी का जोर चढ़ा है, इसके लिए और सब तो माई जी हैं। दुनिया में एक जवान है तो यह अकेली ही है, किराया लेकर खिलाएगी अपने खसम को, सारा दिन जाने कहाँ कहाँ के चक्कर पर चढ़ी रहती है, छिन्नाल। मगर खुर्शीद उनकी बातों की जरा भी परवाह नहीं करती थी और उनके 1000 खींचने पर भी उसकी गर्दन में खम नहीं आता था। वह जब सुर्ख या सब्ज ओढ़नी लिए ड्योढ़ी में से गुजरती तो वहाँ के वातावरण में एक हलचल सी मच जाती। वह खूब उजले कपड़े पहनकर शायद सब पर यह साबित करना चाहती थी कि वह उनमें से एक नहीं है, उनसे अलग और कहीं ऊंचे रुतबे की है और उन लोगों से उसकी कोई निस्बत नहीं हो सकती।
उसके शरीर का निखार उसकी ऊंचाई की भावना को और भी पुष्ट करता था। और जब वह आती तो जो कोई भी ड्योढ़ी में खड़ा होता वह अनायास ही एक तरफ को हट जाता था। खुर्शीद जितनी ही चुस्त थी और जिस तरह तड़क भड़क के साथ रहती थी, बूढ़ा इबादत अली उतना ही पस्त और खस्ता हाल नजर आता था। घर के बाहर उसके नाम की लकड़ी की तख्ती लगी थी, जो धूप और बरसात में आधी से ज़्यादा गल चुकी थी। उस पर लिखे हुए नाम में से भी इबादत का हुलिया बिल्कुल बिगड़ गया था और अली ही अली बाकी रह गया था, और वह भी बिल्कुल बुझा सा। इबादत अली का अपना व्यक्तित्व तख्ती पर लिखे नाम से ज़्यादा भिन्न नहीं था। वक्ती मार से जो जो तख्ती पर लिखे नाम की हालत ज़ेर होती जा रही थी, त्यों तो उसकी अपनी हालत भी ज़ेर होती जा रही थी। उसकी कमर झुक गई थी और पुरानी शेरवानियाँ उसके शरीर पर बहुत ढीली आती थी। उसके व्यक्तित्व में एक ही चीज़ थी जिसकी नोक अब भी तीखी नजर आती थी, और वह थी उसकी कामदार टोपी। वह जब भी खांसता हुआ ऊपर से नीचे आता तो उसकी वह टोपी उसके व्यक्तित्व से बिल्कुल अलग किसी और के सिर से उतारकर उसके सिर पर रखी हुई प्रतीत होती थी। वह इस तरह डरा हुआ सा लोगों के बीच से गुजरता था जैसे उन सब पर उसे जल्लाद होने का शुबा हो, जो कटारे ताने खड़े हों। कोई सामने से आ रहा होता तो वह थोड़ा झुककर उसे सलाम भी कर देता, जाने आदत की वजह से या अपनी लाचारी के एहसास से। लोग खुर्शीद का बदला अक्सर उससे निकाल लेते थे। मियाँ साहब, रास्ते से हट जाइए, हमारा राशन आ रहा है। मियाँ पर ऐसी बात का तुरंत असर होता और वह रास्ते से हटने की जगह कई बार वापस ऊपर चला जाता। मजीद कसाब और कुछ और लोगों ने मियाँ को भड़काने की कोशिश की थी कि वह कस्टोडियन को दरख्वास्त देकर अपने मकान का पूरा कब्जा ले ले, और इशारे से उससे ये भी कहा था कि अगर हिंदू किराएदारों ने किसी तरह की शरारत की तो वे वहाँ फसाद करा देंगे। मगर मियाँ ने उस बारे में कोई कार्रवाई नहीं की। खुर्शीद अपने बाप के इस दब्बूपन से बहुत चिढ़ती थी और कई बार उस पर बुरी तरह बिगड़ भी उठती थी, मगर मियाँ बिना किसी हिल हुज्जत के उसकी बात सुन लेता था और उसके बाद या तो नमाज पढ़ने लगता था या सितार लेकर बैठ जाता था। जब उसे दिल का दौरा पड़ता तो वह कई कई दिन ऊपर से नीचे नहीं आता था। खुर्शीद भी उन दिनों ज़्यादा वक्त उसके पास ही रहती थी। वह नीचे उतरती तो सिर्फ दवाई लाने के लिए या मजीद को बुलाने के लिए। मजीद आकर काफ़ी देर मियाँ के पास बैठा रहता था और कई बार तो रात खूब गहरी होने लगती थी तब लौटकर वहाँ से जाता था। घर के स्त्रियों में इस बात को लेकर भी बहुत चर्चा होती थी कि मजीद वहाँ क्यों आता है और इतनी इतनी रात तक ऊपर क्या करता रहता है। खुर्शीद से वह उम्र में कम से कम 20 साल बड़ा था, फिर भी लोग उसके आने का कारण मियाँ इबादत अली को नहीं, खुर्शीद को ही समझते थे। नहीं तो वह लाल पीले दुपट्टे किसके लिए ओढ़ती है। गोपाल की माँ कहती थी, बुढ़े बाप की तो आंखें हैं नहीं जो उसे दिखाएगी। कमजात दवाई के बहाने इस मरदूद को दिखाने के लिए ही तो ओढ़ ओढ़ कर जाती है। बाप सिर पर न होता तो जाकर किसी कोठे पर बैठ जाती। अब भी तो कोठे पर ही रहती है, ठकुराइन बात का रस लेती हुई कहती। बस इतना ही फर्क है कि ये कोठा आगे को नहीं बना, पीछे को बना है। क्यों? इस पर वे दोनों हंस हंस कर लोटपोट होने लगती और गोपाल की माँ ठकुराइन के पेट में ढोंगा मारकर कहती, तू ठकुराइन एक ही बदमाश है और तू कहाँ की भली मानस है। ठकुराइन चट से जवाब देती, तेरे किस्से तो घर घर में मशहूर हैं। और इस पर वे इस तरह हंसती रहती जैसे दोनों ने एक दूसरे की बहुत प्रशंसा की हो। रात की खामोशी में जब इबादत अली सितार बजाता था तो मेरी नसों में भरी हुई ऊब और झुंझलाहट धीरे धीरे कम होने लगती थी। सितार के तारों से निकले हुए स्वर मन को एक और ही तरह के भारीपन से लाद देते थे। मन कुछ हल्की हल्की परतों के नीचे दबता जाता था और अपनी तरफ से कुछ सोचने की बात ही मन से निकल जाती थी। नन्ही नन्ही बूंदों की तरह वे स्वर मन को एक भीगे से पुलक से भरने लगते थे। जिस तरह हवा के झोंकों में फुहार की बूंदें कांपती हैं, उसी तरह वे स्वर कभी तेज और कभी मध्यम होते जाते थे। और मेरा मन भी उन स्वरों में भीगता हुआ उस कोठरी की चारदीवारी से निकल खुले आकाश में ही कहीं मंडराने लगता था। आंखें मूंद लेने पर अंधेरे की स्याह स्लेट पर उन स्वरों से कुछ लिपियां सी बनने लगती, दूर के सितारों की तरह झिलमिलाती हुई लिपियां, जो कि बनने के साथ साथ ही मिटती जाती थी, एक मुग्ध चेहरे पर आते जाते भावों की तरह।
परंतु उनके मिटने के बाद भी कुछ शेष रह जाता था, हवा में, आकाश में, मन में। मन में उसका रूप एक उदासी का होता था। मैं आंखें खोलता और बंद करता और धीरे धीरे मुझे नींद आ जाती। मेरा कई बार मन होता था कि किसी समय बूढ़े इबादत अली के पास बैठकर उससे सितार सुनूं, मगर लोगों की टीका टिप्पणी के डर से मैं मन को रोक लेता था। मगर एक बार बहुत ही मन हुआ तो मैं धूप में टहलने के बहाने ऊपर चला गया। इबादत अली उस समय खाना खा रहा था और खुर्शीद उसके पास बैठी उसकी उधड़ी हुई शेरवानी को सी रही थी। मुझे देखकर उन दोनों को आश्चर्य हुआ, क्योंकि निचली मंजिल से कोई भी ऊपर आता था तो उसकी तरफ से आंखें फेरकर उनकी कोठरी के पास से निकल जाता था। इबादत अली का हाथ रुक गया, जैसे उसे शक हुआ हो कि मैं भी हाथ में कटार लेकर ही तो नहीं आया। खुर्शीद ने शेरवानी एक तरफ रख दी और सीधी नज़र से मुझे देखती हुई बोली, कहिए। मैं मियाँ साहब से मिलने के लिए आया हूँ, मैंने कहा। फरमाइए। मियाँ के चेहरे की तरह उसकी आवाज़ में भी एक आशंका थी, एक संदेह था। मैं अक्सर रात को आपका सितार सुना करता हूँ, मैंने कहा। चाहता था कि किसी वक्त आपके पास बैठकर भी सुनूं। मियाँ ने अपनी संदेह भरी आंखें मेरे चेहरे से हटाकर खुर्शीद की तरफ देखा तो उसने कहा, अब्बा, ये निचली मंजिल में हमारे वाली कोठरी में रहते हैं। और फिर आंखें उठाकर मुझसे बोली, अब्बा अब अपने शौक के लिए ही कभी कभार बजा लेते हैं, किसी की फरमाइश के लिए बजाना इन्होंने एक मुद्दत से छोड़ दिया है। उसने बात सहज ढंग से कही, फिर भी उसके शब्दों में एक तीखापन था जो मुझे नश्तर की तरह चुभ गया। आइए तशरीफ़ रखिए, मियाँ ने कोर तोड़ते हुए कहा। मैं इस वक्त खाना खा रहा था, आप हमारे हाथ का खाएंगे नहीं? नहीं तो मैं कहता कि आप भी थोड़ा सा नोश फरमाइए। खुर्शीद को उसकी ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने एक अवज्ञा और उपेक्षा भरी नज़र से मुझे देखकर मियाँ से कहा, अब्बा, आप खाना खाकर थोड़ी देर आराम करें, फिर आपकी दवाई का वक्त हो जाएगा। और फिर मेरी तरफ देखकर बोली, हकीम साहब ने कह रखा है कि खाने के बाद इन्हें कम से कम 1 घंटा आराम करना चाहिए। इनकी सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही है, इसलिए आराम इनके लिए बहुत ज़रूरी है। साज बजाने में इन्हें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। हाकिम साहब का तो कहना है कि इन्हें अब बजाना बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, मगर ये है कि किसी की बात सुनते ही नहीं। संकेत स्पष्ट था। मुझे लगा कि मेरा वहाँ और रुकना ठीक नहीं। मैंने जानबूझकर अपने को उस भद्दी स्थिति में डाल लिया था और अब मुझे उसके लिए अफसोस हो रहा था, मगर एकदम वहाँ से चल देना भी ठीक नहीं था। इसलिए मैं क्षण भर एक असमंजस में खड़ा कोठरी के फटे पुराने सामान को देखता रहा। जिस सितार के स्वर रात को आकाश में कंपकपी पैदा कर देते थे, वह देखने में बहुत टूटा फूटा सा था। चारपाई पर बिछी हुई चादरों में जगह जगह पैबंद लगे थे और खूंटियों से लटके हुए कपड़े बरसों से धुल धुल कर अब तार तार हो रहे थे। खाना पकाने के एल्युमिनियम के बर्तन जाने कितनी कितनी आंचों की कालिक अपने में समेटे हुए थे। खुर्शीद की वे ओढ़नियाँ उस समय न जाने कहाँ थी, जिनके बल पर वह अपनी गर्दन अकड़ा कर चला करती थी। उसकी गर्दन अलबत्ता उस समय भी अकड़ी हुई थी और उसकी आंखों में शरारों की सी चमक नजर आ रही थी। अच्छा, आप इस वक्त आराम फरमाइए, मैंने मियाँ से कहा। मैंने आकर नाहक आपको तकलीफ दी, इसके लिए शर्मिंदा हूँ। आप तशरीफ़ रखिए। बूढ़ा इबादत अली जल्दी जल्दी कोर निकलता हुआ बोला, आपको साज सुनने का शौक़ है तो मैं आपके लिए। नहीं अब्बा, आप इस वक्त साज नहीं बजाएंगे, खुर्शीद ने उसकी बात बीच में ही काट दी। आपकी सेहत इसकी इजाज़त नहीं देती और ये वक्त आपके आराम करने का है। उसकी आंखों में एक प्रतिहिंसा का भाव स्पष्ट झलक आया था। मुझे और एक पल भी वहाँ रुकना मुनासिब नहीं लगा, इसलिए मैंने कहा, हाँ ठीक है, ये इनके आराम का वक्त है, इस वक्त इन्हें आराम ही करना चाहिए। और मियाँ को सलाम करके मन में अपमान और तिरस्कार की चुभन लिए हुए मैं वापस चला आया। शायद इस बात को लेकर बाद में मियाँ की खुर्शीद के साथ कुछ कहा सुनी भी हुई, क्योंकि उसके बाद कई रातों तक मियाँ ने सितार नहीं बजाया। जब मैं ऊपर से लौटकर अपनी कोठरी में पहुंचा तो ठुकराइन झट से अपनी कोठरी की दहलीज पर आ खड़ी हुई। क्यों लाला, तुम भी अब ऊपर के चक्कर काटने लगे? उसने कहा। मैं ज़रा धूप में टहलने के लिए गया था, मैंने कहा और चुपचाप एक किताब लेकर बैठ गया। टहलने न टहलने गए थे, ठुकराइन बोली। औरों से झूठ बोलो तो बोलो, भाभी से भी झूठ बोलते हो। मुझे अपनी खींच की वजह से ताव आ गया और मैंने किताब जोर से बंद करके रख दी। तुम्हें भाभी हर वक्त बस एक ही बात सूझती है, मैंने कहा।
ठकुराइन का चेहरा सहसा फीका पड़ गया और वह चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाकर बोली, अरे तुम तो बुरा मान गई लाला, मैं सचमुच थोड़े ही कह रही थी। मैं क्या जानती नहीं कि तुम्हारा उन लोगों से क्या वास्ता हो सकता है। तुम कोई ऐसे वैसे हो जो जाकर उस फूटी हंडिया को सूंघोगे। मैंने तो ऐसे ही बात के लिए बात कह दी। आजकल सर्दी के दिन है, आदमी का घड़ी भर धूप में टहलने को मन कर ही आता होगा। हम जब किराया देते हैं तो छत पर जाकर धूप क्यों नहीं सेके। परमात्मा की बनाई हुई चीज़ है, उस पर मियाँ का राज थोड़े ही है। मैं तो खुद गोपाल की माँ से कह रही थी कि गोपाल की माँ, कभी कभी हम लोग भी जाकर ऊपर धूप में क्यों ना बैठ जाया करें। मैंने चुप रहकर किताब फिर उठा ली तो ठकुराइन थोड़ा पास आकर बोली, देखो लाला, तुमने मेरी बात का बुरा तो नहीं मान लिया। मुझे तुम चाहे जिसकी सौगंध खिला दो, मैं तो हंसी में कह रही थी। खैर, इस बात को अब जाने दो भाभी, मैंने उसी रूखे स्वर में कहा। इस वक्त मैं थोड़ा कुछ पढ़ना चाहता हूँ। हाँ हाँ, तुम बैठकर पढ़ो, मैं उधर जा रही हूँ, ठकुराइन चलती हुई बोली। तुम्हारी भाभी तो तुम्हारी तरह पढ़ी लिखी है नहीं, वह कभी बेवकूफ़ी की बात भी कह दे तो बुरा मत मान जाया करो। जिस मरदूत का सारे घर में कलंक फैला है, उसके साथ मैं तुम्हारा नाम कभी ले भी सकती हूँ। मैं तो अपनी ज़बान काटती हूँ कि यह मरी बिना समझे बूझे जो मुंह में आता है कह जाती है। तुम मेरी बेवकूफ़ी की बातों पर ध्यान न दिया करो। कहो तो तुम्हारे लिए चाय बना दूँ। मैंने सिर हिलाकर मना कर दिया तो भाभी वहाँ से चली गई। मेरी आंखों के सामने किताबों की पंक्तियाँ आड़ी तिरछी होकर एक दूसरे में उलझ रही थी और मैं फिर खुर्शीद के शब्दों और उसकी आंखों के अवज्ञा के भाव से तिरस्कृत होता हुआ भी बार बार उन्हीं आंखों को अपने सामने देख रहा था। और बहुत जल्द ही वह दिन भी आ गया जब मेरी जेब बिल्कुल खाली हो गई। आखिरी 6 आने जेब में लिए हुए मैं आखिरी बार इरावती के संपादक से पूछने गया कि अब भी उसने कुछ निश्चय किया है या नहीं। मैंने तय कर लिया था कि उससे मिलने के बाद मैं घड़ी बेचकर जो भी 30-40 मिलेंगे उन्हें लेकर सीधा गांव चला जाऊंगा। मगर उस दिन संपादक श्री भास्कर काफ़ी अच्छे मूड में थे, इसलिए उन्होंने मुझे पहली तारीख से नौकरी पर आने के लिए कह दिया, जिससे मुझे घड़ी को कलाई से उतारने की नौबत नहीं आई। मैं जब इरावती के कार्यालय से लौटकर घर आया तो मुझे अपना आपा और दिनों की अपेक्षा बहुत हल्का लग रहा था और मैं चाह रहा था कि किसी के साथ बैठकर कुछ देर खुलकर हंसूं। ठकुराइन उस समय शाम को रोटी के लिए चूल्हा जला रही थी। उसकी मैली धोती कंधे से उतरी हुई थी, बाल उड़े हुए थे और चूल्हे में फूंक मारने की वजह से आंखों में पानी आ रहा था। मुझे देखकर उसने आंख मिचमिचाते हुए पूछा, क्यों लाला, चाय बना दूं? हाँ भाभी, आज खूब गर्म चाय की प्याली बना कर दो, मैंने कहा। आज तो चाय के साथ कोई गरम गरम नमकीन चीज़ भी बनाकर खिला सको तो खिलाओ, खूब गरम और नमकीन। ठकुराइन ने चूल्हे के पास से हटकर आंखें पोंछ ली और कुछ आश्चर्य के साथ मेरी तरफ देखा। उसे शायद समझ नहीं आ रहा था कि यह आदमी जो हर रोज रोटी भी अनमने ढंग से खाता है, ऐसे जैसे कोई बेगार टाल रहा हो, आज अचानक गरम और नमकीन चीज की फरमाइश कैसे करने लगा। वह पास आकर खड़ी हो गई तो मुझे न जाने क्यों उसका शरीर अस्वाभाविक रूप से छोटा लगा, जैसे वह एक छोटी सी बच्ची हो और अपने सामने कोई कौतुक की चीज देख रही हो। क्या बात है लाला, आज नमकीन की फरमाइश कर रहे हो? वह बोली। आज कोई पुरानी दोस्त तो नहीं मिल गई? तुमने ठीक ही सोचा है भाभी, मैंने हंसकर कहा। बड़ी मुद्दत से उसके इंतजार में था। कौन है, हमें भी बताओ, कोई तुम्हारी बम्बई की वाकिफ है? नहीं भाभी, जो बात तुम सोचती हो वह बात नहीं है। मुझे पहली तारीख से नौकरी मिल गई है। सच? ठकुराइन का चेहरा एकदम खिल गया। तब तो तुम दुनिया की जो चीज़ कहो वही चीज़ तुम्हें बना दूँ। कितने की मिली है? 160 की। और मैं हाथ मुंह धोने के लिए पंप पर चला गया। पैर धोते हुए मैंने आवाज़ दी, भाभी चाय ज़रा जल्दी तैयार कर देना, मैं अभी घूमने के लिए भी जाऊंगा। जब से आया हूँ एक बार भी कनॉट प्लेस नहीं गया, सोचता हूँ कि आज उधर का चक्कर भी लगा आऊं। गोपाल की माँ हैरान सी अपने कमरे से निकल आई कि जो आदमी कभी अपने कमरे में भी ऊंची बात नहीं करता था, वह आज पंप के पास से कैसे चिल्ला रहा है। ठकुराइन ने चाय बनाकर दी तो वह काफ़ी गर्म थी। पीतल का गिलास रोज़ की तरह मैला था, मगर मैंने रोज़ की तरह चाय को अंदर उड़ेला नहीं, धीरे धीरे चुस्कियाँ लेकर पीता रहा। ठकुराइन जल्दी से पकोड़े भी बनाना चाहती थी,
मगर मैंने उसे मना कर दिया क्योंकि मुझे अपने अंदर तुरंत वहां से चल देने की जल्दबाजी महसूस हो रही थी। ठकुराइन का चेहरा भी उस समय चूल्हे की रोशनी में रोज की तरह मुरझाया हुआ न लगकर काफी सजीव और ताजा लग रहा था। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि उसके चेहरे की झुर्रियां एकदम हल्की कैसे पड़ गई और वह अचानक अपनी उम्र से छोटी कैसे लगने लगी। उसकी गर्दन के नीचे जो गड्ढा था वह भी उस समय आकर्षक लग रहा था, मगर उसकी आंखों में जो भाव था वह न जाने कैसा था। उससे लगता था जैसे वह मुझसे 1 गज के फासले पर न होकर कई गज के फासले पर बैठी हो और इस तरह मुझे देख रही हो जैसे एक बच्चा दूर आकाश में गुम होते हुए गुब्बारे को देखता है। मैं जल्दी जल्दी चाय पीकर जब चलने के लिए तैयार हो गया तब मुझे ध्यान आया कि मेरी जेब में 1 भी पैसा नहीं है। इससे सहसा मेरे बाहर जाने के उत्साह पर पानी पड़ गया। ठकुराइन ने जाने के से ताड़ लिया कि पैसे की वजह से मैं अपना जाने का इरादा बदल रहा हूँ। उसने अपनी कोठरी की दहलीज के पास आकर कहा, क्यों लाला, जा नहीं रहे हो क्या? सोच रहा हूँ कि आज ना ही जाऊं, मैंने कहा। दिन भर बसों में धक्के खाकर परेशान हुआ हूँ, कुछ देर यहीं बैठकर कोई किताब पढ़ता रहूं। थोड़ी देर में अरविंद भी दफ्तर से आ जाएगा। अभी तो इतनी खुशी में जा रहे थे और अब कह रहे हो कि बैठकर किताब पढ़ूंगा। ठकुराइन ने अपना मैला कुचेला रुमाल निकाल लिया और उसकी गांठ खोलने लगी। आज जाकर कुछ खाओ पियोगे, उसका खर्चा मेरे सिर। तुम्हारी नौकरी लगी है तो भाभी को भी तो कुछ खर्च करना चाहिए। ये लो, मेरे पास कुल 2.5 रुपये हैं। 5 होते तो आज मैं तुम्हें 5 ही दे देती। मैं क्षण भर ठुकराइन के चेहरे को देखता रहा। एक बार फिर मेरे दिमाग में वही बात घूम गई, क्या सचमुच ठुकराइन वही कुछ चाहती है जो अरविंद सोचता है कि वह चाहती है? मगर अरविंद तो उसे दाना डालने की बात किया करता था और वह थी कि शायद मुझे को दाना डाल रही थी। मेरा एक बार मन हुआ कि पैसे लेने से मना कर दूं और खाली जेब वहां से चल दूं, मगर फिर कनॉट प्लेस की बत्तियां मेरी आंखों के सामने जगमगा गई और मैं मन की उस कमजोरी पर काबू न पा सका। मैंने कुछ संकोच के साथ उसके रुमाल से पैसे उठा लिए और कहा, ऐसे तो मैं नहीं लूँगा, मगर उधार मान कर लेता हूँ। आज मेरी जेब बिल्कुल खाली है। जिस दिन तनख्वाह मिलेगी उस दिन ब्याज समेत अदा कर दूंगा। जिस दिन तुम्हें तनख्वाह मिलेगी उस दिन मैं तुमसे 2.5 रुपये ले लूँगी। ठकुराइन रुमाल झाड़कर उसे नेफे में खोंसती हुई बोली, उस दिन तो मैं तुमसे साड़ी लूँगी, साड़ी, कम से कम 20 रुपये वाली। तुम्हारे साथ कनॉट प्लेस जाकर लाऊंगी। हाँ हाँ, साड़ी छोड़कर तुम जो चाहे ले लेना, मैंने एकदम निरुत्साह होकर कहा और वहां से चल दिया। कोठरी से निकलते समय मुझे ठकुराइन के चेहरे की झाइयां फिर बहुत गहरी लगी और उसका नेफे में खोसा हुआ रुमाल देर तक मेरी आंखों के सामने फड़फड़ाता रहा। मेरा मन ये सोच सोचकर खिज रहा था कि जो 2.5 रुपये उसने मुझे दिए हैं वे स्नेह या ममता के कारण नहीं दिए, आने वाले कल को उनके बदले 20 रुपये वाली साड़ी वसूल करने के लिए दिए हैं। और मैं अपनी खींच में अपने को समझा रहा था कि मैं ही बेवकूफ़ हूँ। बात दरअसल वही है जो अरविंद कहता था। बम्बई से आने के बाद उस दिन पहली बार मैं कॉफ़ी हाउस में दाखिल हुआ तो सबसे पहले मेरी नज़र हरबंस पर पड़ी। अंदर जाते ही दरवाजे के पास जो पहली मेज थी उसके इर्द गिर्द 7-8 व्यक्ति बैठे थे। उन्हीं में वह भी था। बाकी लोगों में 3 लड़कियां थी। मैं हरबंस से आंख बचाकर आगे निकल जाता, मगर वह मुझे देखते ही इस तरह कुर्सी से उठ खड़ा हुआ जैसे वह मेरे इंतज़ार में ही बैठा हो और अपने बाईं तरफ बैठी लड़की से बोला, लो ये रहा वह है। मगर उस लड़की ने उसकी बात की तरफ ध्यान नहीं दिया। हरबंस के पास ही एक कुर्सी खाली पड़ी थी। उसके हाथ पकड़कर मुझे इस तरह उसने पास बिठा लिया जिससे मेरा वहां आना रोज़ की बात हो और बरसों से हम लोग उस तरह साथ साथ बैठते आए हों। सामने की कुर्सी पर बैठा हुआ एक नवयुवक उंगलियों और अंगूठे हिला हिलाकर स्टिल लाइफ के बारे में कोई बात कर रहा था। बाईं तरफ की कुर्सी पर एक और नवयुवक आंखें मूंदे हुए बैठा था। वह न जाने बहुत ध्यान में भाग 1 का बाकी हिस्सा आगे पढ़ेंगे।